जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज का करंट अफेयर्स के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, जो कि परीक्षा के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है सेल तेल जीवाश्म ईंधन। केर्न, इंडिया पश्चिमी राजस्थान के लोअर बाइमेर हिल फॉर्मेशन में सेल अन्वेषण शुरू करने के लिए अमेरिका स्थित हॉलीवर्टन के साथ साझेदारी करेगा। यानी अमेरिका किसके साथ साझेदारी करेगा? हॉलीवर्टन के साथ। अब इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। शेल तेल और गैस के प्रमुख बिंदु। सबसे पहला यह है कि शेल तेल क्या है। शेल तेल और पारंपरिक कच्चे तेल के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ये छोटे बेंचों में और पारंपरिक कच्चे तेल की तुलना में गहराई में पाया जाता है। शेल गैस पारगम्य चट्टानों से आसानी से निकाले जा सकने वाले पारंपरिक हाइड्रोकार्बन के विपरीत शेल गैस कम पारगम्य चट्टानों के नीचे पाई जाती हैं। निष्कर्षण प्रक्रिया, इसको कैसे निष्कर्षण किया जाता है इनका? तो निष्कर्षण के लिए हाइड्रोलिक फ्रैंकचरिंग प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोकार्बन को मुक्त करने हेतु तेल और गैस समृद्ध शेल में फ्रैक्चर के निर्माण की आवश्यकता होती है। इसे कम पारगम्य चट्टानों को तोड़ने और शेल गैस के भंडार तक पहुंचने के लिए दबाव युक्त जल, रसायन एवं तेल के मिश्रण की आवश्यकता होती है। शीर्ष उत्पादन, जो इसका शीर्ष उत्पादन जो होता है वो रूस और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े शेल तेल उत्पादकों में से एक है। अमेरिका में शेल तेल उत्पादन में वृद्धि ने 2019 में देश को कच्चे तेल के आयातक से शुद्ध निर्यातक में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संबंध चिंताएं, यानी शेल तेल और गैस की खोज के लिए पर्यावरणीय चिंताओं के अलावा अन्य कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फ्रैंकिंग के लिए पानी की अति आवश्यकता और भूजल संदूषण की संभावना। शेल चट्टानें आमतौर पर एक्वीफर, ऐसी चट्टानें जिनमें उपयोग योग्य जल, पानी यानी पीने का पानी पाया जाता है, चट्टानों के समीप पाई जाती हैं। शेल चट्टानें आमतौर पर वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ पे पीने का जो पानी है वो पाया जाता है। फ्रैंकिंग करते समय शेल द्रव संभवतः जल वृत्तों में प्रवेश कर जाता है। इससे पीने और सिंचाई के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले भूजल में मीथेन विषाक्तता हो जाती है। यानी कि जब इनको फ्रैंकिंग करते हैं तो जो पीने का पानी होता है और सिंचाई का जो पानी होता है उसमें मीथेन घुल जाती है। पारंपरिक और अपरंपरागत संसाधन। पारंपरिक तेल गैस ऐसी संरचनाओं से प्राप्त होता है जिनमें उत्पादन निकालना अपेक्षाकृत आसान होता है। जैसे कि भूवैज्ञानिक संरचनाओं से जीवाश्म ईंधन ऐसे मानक तरीकों से किया जा सकता है जिनका उपयोग ईंधन को भंडार से निकालने के लिए किया जाता है। पारंपरिक संसाधनों का उत्पादन आसान और कम खर्चीला होता है। यानी पारंपरिक संसाधनों का अगर हम उपयोग करेंगे तो ये आसान भी होगा और कम खर्चीला भी होगा, क्योंकि उन्हें किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है और इससे सामान्य तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। अपरंपरागत तेल या गैस संसाधनों को निकालना अधिक कठिन होता है। इनमें से कुछ संसाधन जलाशयों में खराब पारगम्यता और सांद्रता के साथ फंस जाते हैं, जिसका अर्थ है कि तेल और प्राकृतिक गैस को छिद्रों के माध्यम से एक मानक कुएं में प्रवाहित करना बेहद मुश्किल या असंभव कार्य है। जलाशयों से उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए विशेष तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अब भारत में शेल तेल की खोज की संभावनाएं क्या हैं? वर्तमान में भारत में शेल तेल और गैस का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां ONGC ने वर्ष 2013 में गुजरात के केम्बे बेसिन, गुजरात का कौन सा? गुजरात का है केम्बे बेसिन और
आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन में शेल तेल की संभावना तलाशी थी। यानी कि कहाँ कहाँ तलाशी गई थी शेल तेल की संभावना? एक तो गुजरात के कैम्बे बेसिन में और दूसरा है आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में। हालांकि ये निष्कर्ष निकाला गया है कि इन घाटियों में देखे गए तेल प्रवाह की मात्रा व्यावसायिकता का संकेत नहीं देती हैं और भारतीय सेल की सामान्य विशेषताएं उत्तरी अमेरिका में पाए गए सेल से काफ़ी अलग हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सिडनी डायलॉग, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सामान्य सेवा केंद्र और क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिडनी डायलॉग के उद्घाटन में मुख्य भाषण दिया। भाषण में उन्होंने भारत के प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति के विषय में बात की। प्रमुख बिंदु ये हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आदेश के तहत ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में ना जाए, जिसके बारे में अपन ने पिछले भी करंट अफेयर्स में पढ़ लिया था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय आदेश के तहत ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में ना जाए। प्रधानमंत्री ने क्रिप्टो करेंसी बाजार की अनियमित प्रकृति का हवाला देते हुए प्रगतिशील और दूरंदेशी कदम उठाने का आह्वान किया। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र निजी निवेश के लिए खुला है और कृषि क्षेत्र डिजिटल क्रांति का लाभ उठा रहा है। वर्ष 2020 में सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए निजी कंपनियों हेतु एक समान अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र खोला है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को नए सिरे से परिभाषित करने वाली भारत की डिजिटल क्रांति के विकास पर प्रकाश डाला है। हालांकि डिजिटल युग संप्रभुता, शासन, नैतिक कानून, अधिकार और सुरक्षा पर नए सवाल उठा रहा है। भारत द्वारा सूचीबद्ध 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन। भारत के द्वारा जो 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, भारत में दुनिया का सबसे व्यापक सार्वजनिक सूचना ढांचा बनाया जा रहा है। भारत में दुनिया का सबसे व्यापक सार्वजनिक सूचना ढांचा बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा और सबसे व्यापक सार्वजनिक सूचना ढांचा कहाँ बनाया जा रहा है? वो भारत में। 1.3 बिलियन से अधिक भारतीयों के पास एक विशिष्ट डिजिटल पहचान आधार है और 6 लाख गांव जल्द ही ब्रांडेड व दुनिया के सबसे कुशल भुगतान बुनियादी ढांचे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से जुड़ जाएंगे। दूसरा, शासन समावेश, सशक्तिकरण, कनेक्टिविटी, लाभ वितरण और कल्याण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग। उदाहरण देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना और सामान्य सेवा केंद्र आदि। तीसरा, भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। चौथा, भारत का उद्योग और सेवा क्षेत्र, यहाँ तक कि कृषि भी बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उदाहरण देखें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और एग्री स्टार्टअप आदि। पांचवा, ये भारत को भविष्य के लिए तैयार करने का एक बड़ा प्रयास, यानी कि भारत को भविष्य के लिए तैयार करने का एक बड़ा प्रयास है। 5G और 6G जैसी दूरसंचार प्रौद्योगिकी में स्वदेशी क्षमताओं के विकास हेतु निवेश करना। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग में अग्रणी देश में से एक है, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मानव केंद्रित और नैतिक उपयोग के मामले में। क्लाउड प्लेटफॉर्म और क्लाउड कंप्यूटिंग में मजबूती के साथ दक्षताओं का विकास करना। अब है सिडनी डायलॉग। सिडनी डायलॉग में ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है। यह दुनिया में कानून व्यवस्था की स्थिति और डिजिटल डोमेन पर चर्चा करने के लिए साइबर और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी
का एक वार्षिक शिखर सम्मेलन क्या है? एक वार्षिक शिखर सम्मेलन भी है। नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट्स विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के महत्वपूर्ण प्रावधान एवं उनकी आवश्यकता। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रियल एस्टेट्स विनियम और विकास अधिनियम 2016 को पूर्वव्यापी बताते हुए इसकी व्याख्या की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले का उद्देश्य होम बायर्स के हितों को सुरक्षित करना है, जो खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत होगी, और यह समाधान प्रक्रिया को गति देता है और राज्यों के लिए कानूनी गतिविधियों को आसान बनाता है। प्रमुख बिंदु। पूर्वव्यापी कार्यान्वयन। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि RERA 2016 के प्रावधान उन परियोजनाओं पर लागू होते हैं जो परिचालन में थी और जिनके लिए कानून के अधिनियमन के समय पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। अधिनियम के तहत अचल संपत्तियां परियोजनाओं का पंजीकरण करना अनिवार्य था। यह उन परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है जो अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से चल रही है। विशेष रूप से उन परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। प्रमोटर परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए प्राधिकरण को आवेदन करने के बाध्य होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों में RERA प्राधिकरण को नियम वर्तमान में इस स्थिति के अनुरूप नहीं है और सभी चल रही परियोजनाओं को RERA के तहत शामिल करने के लिए अपने नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है। अब एक निवेश की गई राशि वसूली। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि आवंटियों द्वारा निवेश की गई राशि को नियामक प्राधिकरण या निर्णायक अधिकारी द्वारा निर्धारित ब्याज के साथ बिल्डर्स से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। बिल्डर्स का तर्क है कि होम बायर्स केवल भूमि के बकाया के रूप में ब्याज या जुर्माना वसूलने का हकदार हैं। हालांकि अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा है कि आवंटी को जो राशि वापस जानी है वह उसकी अपनी बचत है। प्राधिकरण द्वारा गणना मात्रा के अनुसार ब्याज के साथ राशि योग्य वसूली योग्य हो जाती है और ऐसा बकाया कानून में लागू होता है। डेवलपर्स हेतु जुर्माना। किसी भी RERA आदेश को चुनौती देने से पहले रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए नियामक द्वारा आदेशित दंड को कम से कम 30% या पूरी राशि यानी 30% या उसमें से पूरी राशि जमा करना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक अपील दायर की जाएगी और गृह खरीदारों के हितों की रक्षा होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि अधिनियम के तहत पूर्व जमा वाले प्रमोटर पर दायित्व किसी भी परिस्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता या अनुच्छेद 19(1) जी जो किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता या भारत के संविधान के किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने का अधिकार प्रदान करता है, उसका उल्लेख नहीं कहा जा सकता। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील पर विचार करने के लिए अपील दायर करने वाले बिल्डर्स मोटर्स को पूर्व जमा करना आवश्यक है। एक प्रमोटर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का काम सौंपा जाता है, जैसे डेवलपर द्वारा विकसित या निर्मित किया जाना था। विधायिका का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि डिक्री होल्डर यानी सफल पार्टी के अधिकारों की रक्षा की जानी है और केवल वास्तविक अपीलों पर विचार किया जाना है। अब रियल एस्टेट विनियमन विकास अधिनियम 2016 RERA क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे बड़े निवेश क्षेत्र को सुरक्षित करना। रियल एस्टेट्स
क्षेत्र का विनियमन 2013 से चर्चा में था और RERA अधिनियम अंततः 2016 में अस्तित्व में आया। यानी अस्तित्व में कब आया? 2016 में आया था और चर्चा में था 2013 में। डेटा से पता चलता है कि एक औसत भारतीय परिवार की कुल संपत्ति का 77% से अधिक रियल एस्टेट में होता है और यह किसी व्यक्ति का उसके जीवन काल में सबसे बड़ा निवेश है। जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। कानून निर्माण से पहले रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर काफ़ी हद तक अनियंत्रित था, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता, बिल्डर्स और डेवलपर्स को जवाबदेह ठहराने में असमर्थ थे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 घर खरीदारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था। रियल एस्टेट यानी विनियमन और विकास अधिनियम को उपभोक्ताओं के प्रति अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने, धोखाधड़ी और विलंबता को कम करने और एक फास्ट ट्रैक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। मुख्य प्रावधान क्या हैं? राष्ट्रीय स्तरीय नियामक प्राधिकरण की स्थापना। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण अधिनियम राज्य सरकारों को निम्नलिखित अधिदेश के साथ एक से अधिक नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान करता है। अचल संपत्ति परियोजनाओं का एक पंजीकृत डेटाबेस और उसे बनाए रखना। ऐसे जनता को देखने के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। मोटर्स खरीदारों और रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की सुरक्षा करना। सतत और किफ़ायती आवासों का विकास। सरकार को सलाह देना और उसके विनियमों एवं अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना। रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना। इन न्यायाधिकरणों में RERA के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अनिवार्य पंजीकरण क्या है? अनिवार्य पंजीकरण कम से कम 500 वर्ग मीटर या 8 अपार्टमेंट के प्लॉट आकार वाली सभी परियोजनाओं को नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता है। जमा खरीदारों से एकत्रित किए गए धन का 70% केवल उस परियोजनाओं के निर्माण हेतु अलग एस्क्रो बैंक खाते में जमा करना है। दायित्व 5 वर्ष के लिए संरचनात्मक दोषों की मरम्मत के लिए डेवलप का दायित्व रहेगा। चूक के मामले में दंड क्या रहेगा? अगर कोई भूल जाता है तो दोनों पक्षों से किसी भी चूक के मामले में प्रमोटर और खरीदार दोनों समान ब्याज दर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहेंगे। अग्रिम भुगतान सीमा। एक प्रमोटर पहले बिक्री के लिए समझौता किए बिना किसी व्यक्ति के अग्रिम भुगतान या आवेदन शुल्क के रूप में भूखंड, अपार्टमेंट या भवन की लागत का 10% से अधिक स्वीकार नहीं कर सकता। कारपेट एरिया क्या है? कारपेट एरिया को फ्लैट के नेट यूजेबल फ्लोर एरिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। खरीदारों से कारपेट एरिया के लिए शुल्क लिया जाएगा, न कि सुपर बिल्ट अप एरिया के लिए। सजा क्या है? अपीलीय न्यायाधिकरणों और नियामक प्राधिकरणों के आदेशों के उल्लंघन पर डेवलपर्स के लिए 3 वर्ष तक और एजेंटों तक खरीदारों के मामले में 1 वर्ष तक की कैद यानी सजा है। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ प्रेषित धन खाड़ी सहयोग परिषद। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि विश्व बैंक ने माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत वर्ष 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि पिछले वर्ष से 4.6% की वृद्धि प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषित धन प्राप्त करता रहा है। भारत के पश्चात चीन, मेक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है। यानी भारत सबसे पहला स्थान पे है, इसके बाद चीन है, फिर मेक्सिको है, फिर फिलीपींस है और फिर मिस्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, जो कुल प्रेषित धन के 20% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। प्रमुख बिंदु देखते हैं कि प्रेषित धन की वृद्धि से संबंधित कारक।
यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक सुधार द्वारा सहायता प्राप्त आवश्यकता के समय अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रवासियों का दृढ़ संकल्प, जिसे बदले में आर्थिक प्रोत्साहन और रोजगार सहायता कार्यक्रमों द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) खाड़ी सहयोग परिषद के देशों और रूस में बाहरी प्रेषित धन की रिकवरी को तेल की मजबूत कीमतों और आर्थिक गतिविधियों में परिणामी संग्रह द्वारा भी सुविधा प्रदान की गई। दूसरी तिमाही क्या है? दूसरी तिमाही वैश्विक औसत से काफ़ी ऊपर के दौरान कोविड-19 के बढ़ते मामलों और मौतों की गंभीरता ने देश में पर्याप्त प्रवाह को व्यवस्थित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रवासियों के प्रवाह ने कोविड-19 संकट के दौरान आर्थिक कठिनाइयों से पीड़ित परिवारों को समर्थन करने के लिए सरकारी नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों को अधिक पूरक बनाया। और वर्ष 2022 के लिए पूर्व अनुमान क्या है? वर्ष 2022 के लिए जो अनुमान है वह है कि कुल प्रवासी स्टॉक में गिरावट के कारण रेमिटेंस के वर्ष 2022 में 3% बढ़कर 89.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, क्योंकि अरब देशों से लौटने वालों का एक बड़ा हिस्सा वापसी का इंतजार कर रहा है। अन्य देशों में क्या है? अधिकांश क्षेत्रों में रेमिटेंस में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 21.6%, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका 9.7%, दक्षिणी एशिया 8% और उप सहारा अफ्रीका 6.2%, यूरोप तथा मध्य एशिया 5.3%। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्रेषण में 4% की गिरावट आई है। हालांकि चीन को छोड़कर प्रेषण ने इस क्षेत्र में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखते हैं इसके कारक क्या हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक सुधार एवं अतिरिक्त कारकों के कारण असाधारण रूप से मजबूत विकास, जिसमें उन्हें मूल देशों में प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रवासियों की प्रतिक्रिया और देशों से प्रवासियों को भेजे गए प्रेषण शामिल हैं। सलाह क्या है? सलाह यह है कि प्रेषण प्रवाह को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से डिजिटल चैनलों के माध्यम से प्रवासियों और प्रेषण सेवा प्रदाताओं हेतु बैंक खातों तक पहुंच प्रदान करना एक प्रमुख आवश्यकता है। विशेष रूप से टीकों तक पहुंच व कम भुगतान से सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रवासियों को शामिल करने के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएं भी जारी रहेंगी। विश्व बैंक की माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट क्या बोलती है? इसे विश्व बैंक की प्रमुख अनुसंधान और डेटा शाखा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें इसका प्रमुख उद्देश्य 6 महीनों में माइग्रेशन और रेमिटेंस के प्रभाव तथा संबंधित नीतियों में प्रमुख विकास पर एवं अद्यतन प्रदान करना है। ये विकासशील देशों को रेमिटेंस प्रेषण प्रवाह के माध्यम अवधि का अनुमान भी प्रदान करता है। यह डेटा वर्ष में 2 बार तैयार किया जाता है। प्रेषित धन या रेमिटेंस। प्रेषित धन या रेमिटेंस का आशय प्रवासियों द्वारा मूल देश में मित्रों और रिश्तेदारों को किए गए वित्तीय या अन्य तरह के हस्तांतरण से है। यह मूलतः 2 घटकों का योग है, निवासी और अनिवासी। निवासी और अनिवासी परिवारों के बीच नकद या वस्तु के रूप में व्यक्तिगत स्थानांतरण और कर्मचारियों का मुआवजा उन श्रमिकों की आय को संदर्भित करता है जो सीमित समय के लिए दूसरे देशों में काम करते हैं। प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों में आर्थिक विकास और प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं, लेकिन यह ऐसे देशों को उन पर अधिक निर्भर भी बन सकता है। अभी डिजिटल ऋण। भारतीय रिजर्व बैंक (NBFC) हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक वर्किंग ग्रुप समिति ने अवैध डिजिटल ऋण गतिविधियों को रोकने के लिए एक अलग कानून सहित डिजिटल ऋण से संबंधित सिफारिशें की हैं।
आरबीआई ने जनवरी 2021 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक वर्किंग ग्रुप समिति का गठन किया है। समिति का गठन डिजिटल ऋण गतिविधियों में व्यावसायिक आचरण और ग्राहक सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर किया है। प्रमुख बिंदु क्या है? परिचय। आरबीआई का कहना है कि बैंकों के मामले में भौतिक मोड के सापेक्ष डिजिटल मोड के माध्यम से ऋण देना अभी भी प्रारंभिक चरण में है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं के लिए ऋण का एक उच्च अनुपात डिजिटल मोड के माध्यम से 0.23 लाख करोड़ रुपए तक, भौतिक मोड के माध्यम से 1.93 करोड़ रुपए के मुकाबले डिजिटल मोड के माध्यम से हो रहा है। बैंक तेजी से डिजिटल प्रक्रियाओं में नवीन दृष्टिकोण अपना रहे हैं और एनबीएफसी भागीदारी वाले डिजिटल ऋण देने में सबसे आगे आ रहे हैं। प्रमुख प्रस्ताव। डिजिटल लैंडिंग ऐप्स को हितधारकों के परामर्श से स्थापित किए जाने वाली नोडल एजेंसी द्वारा सत्यापन प्रक्रिया के अधीन किया जाना चाहिए। डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम में प्रतिभागियों को कवर करते हुए एक स्वनियामक संगठन की स्थापना करनी चाहिए। डिजिटल ऋणों के लिए आवांछित वाणिज्यिक संचार का उपयोग प्रस्तावित एसआरओ द्वारा लागू की जाने वाली आचार संहिता के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए। प्रस्तावित एसआरओ द्वारा ऋण सेवा प्रदाताओं की नकारात्मक सूची को रखरखाव। ऋणों का संवितरण सीधे उधारकर्ताओं के बैंक खाते में होना चाहिए। सभी डेटा भारत में स्थित सर्वरों में संग्रहित किया जाना चाहिए। दस्तावेजीकरण के लिए डिजिटल उधार में उपयोग की जाने वाली एल्गोरिथम विशेषताओं द्वारा आवश्यक पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब जानते हैं कि डिजिटल ऋण क्या है। इसके बारे में एक परिचय देखते हैं। इसका अभिप्राय प्रमाणीकरण और क्रेडिट मूल्यांकन हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण वितरित करने की प्रक्रिया है। बैंकों ने पारंपरिक ऋण प्रणाली में मौजूदा क्षमताओं का लाभ उठाकर डिजिटल ऋण बाजार में नए अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने स्वतंत्र डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। महत्व क्या है? वित्तीय समावेशन। यह भारत में विशेष रूप से लघु उद्योग और कम आय वाले उपभोक्ताओं की व्यापक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण में कमी। अनौपचारिक क्षेत्र में कमी देखें तो उधार लेने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाकर ये अनौपचारिक क्षेत्र से लिए जाने वाले ऋण को कम करने में मदद करता है। समय की बचत। ये बैंकों में जाकर पारंपरिक माध्यम से ऋण लेने में लगने वाले समय को कम करता है। डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म को अतिरिक्त लागत में 30 से 50% की कटौती करने के लिए भी जाना जाता है। चुनौतियाँ। अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन की बढ़ती संख्या के रूप में ये प्लेटफॉर्म अत्यधिक ब्याज और अतिरिक्त अप्रत्यक्ष शुल्क लेते हैं। ये ऋण की वापसी के लिए अस्वीकार और क्रूर विधियाँ अपनाते हैं। बिल्कुल अपनाते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन जो अपन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, ये उसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो पहले तो ये अपने लिए लोन देते हैं और बाद में जब इनके जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो लोगों से बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटना सामने आई हुई हैं। इसलिए बताया कि यह ऋण की वापसी के लिए अस्वीकार्य और क्रूर विधियाँ अपनाते हैं। ये प्लेटफॉर्म उधारकर्ताओं के मोबाइल फ़ोन से डाटा प्राप्त करने के लिए समझौतों का दुरुपयोग करते हैं। ये भी बात है कि ये अपने मोबाइल से कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, अपन जिसकी परमिशन देते थे, और जब ऋण समय पर नहीं चुकाते हैं तो ये रिकवरी एजेंट उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में दिए गए जितने भी नंबर हैं सभी को कॉल करते हैं और ये एक टाइप का हरासमेंट टाइप का हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कदम उठाए? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को रिजर्व बैंक के समक्ष उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताना होगा जिसके साथ वे कार्य कर रहे हैं। आरबीआई ने यह भी निर्णय किया है कि किसी भी बैंक अथवा एनबीएफसी के साथ काम करने वाले डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म को ग्राहक हेतु उस बैंक या एनबीएफसी के नाम का खुलासा करना चाहिए।
केंद्रीय बैंक ने ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म को ऋण समझौते के निष्पादन से पूर्व संबंधित बैंक के लेटर हेड पर उधारकर्ता को एक स्वीकृति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। नियम के अनुसार रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और अन्य संस्थान जो सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किए जाते हों द्वारा ही वैध सार्वजनिक ऋण देने की गतिविधि शुरू की जा सकती है। ईज रिफॉर्म्स भारत का डिजिटल इकोसिस्टम यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लगभग 72% वित्तीय लेन देन डिजिटल चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं, जिसमें डिजिटल चैनलों पर सक्रिय ग्राहकों की संख्या वित्त वर्ष 2019-20 में 3.4 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 7.6 करोड़ हो गई है। घरेलू और मोबाइल चैनलों के माध्यम से किए गए वित्तीय लेन देन की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 18-19 के 29% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 76% हो गई है। आगे की राह क्या है? ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक डिजिटल ऋण क्रांति के कगार पर खड़ा है और इस क्रांति को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि ऋण व्यवस्थित और वैध तरीके से प्रदान किया जाए। चूँकि ये इस प्रक्रिया में कई लोगों की पहुंच उपभोक्ताओं के संवेदनशील डेटा तक पहुंच जाती है, इसलिए इस संबंध में कानून बनाया जाना काफ़ी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कानून के माध्यम से यह तय किया जा सकता है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी प्रकार का डेटा एकत्रित किया जाएगा और उस डेटा का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा। डिजिटल ऋणदाताओं को सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली आचार संहिता का विकास करना चाहिए और उसके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। इस संबंध में एक एजेंसी बनाई जा सकती है जो सभी डिजिटल ऋण समझौतों और उपभोक्ताओं ऋणदाताओं क्रेडिट हिस्ट्री को ट्रैक करने में सक्षम होगी। तकनीकी स्तर पर सुरक्षा उपायों के अलावा डिजिटल ऋण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उपभोक्ताओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है। और आज के लिए इतना ही है। टेलीग्राम पर लिंक दी गई है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें। इससे संबंधित जो भी PDF फाइल हैं आपको टेलीग्राम में प्राप्त हो जाएगी।